नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। संसद में अभी शपथ ग्रहण चल रहा है। सारे के सारे सांसद अलग अलग आकर शपथ ग्रहण करते हैं संविधान की, सत्यनिष्ठा की। कोई ईश्वर के नाम पर, कोई अल्लाह के नाम पर, कोई सत्यनिष्ठा के नाम पर सारे लोग शपथ ग्रहण करते हैं। एक पुरानी परंपरा है कि शपथ लेने के बाद ही जब सबकी शपथ हो जाती है तब संसद का औपचारिक कामकाज शुरू होता है। लंबे समय से हम लोग भी शपथ ग्रहण देख रहे हैं। बड़ा सीधा साधा प्रोग्राम होता था, उसका कोई बहुत शोर नहीं होता था, वो खत्म हो जाता था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब से सोशल मीडिया बहुत प्रभावी हो गई, रील बनने लगी, हर चीज नेताओं को अपने यहाँ भी पोस्ट करना है, तो राजनीति और राजनीति के तमाशे, आप चाहें तो उसको नौटंकी भी कह सकते हैं, वो सारा कुछ जो है वो हर जगह घुस गया है। तो जो शपथ ग्रहण की सिंपल सी प्रक्रिया थी उसमें भी बहुत सारे तमाशे चल रहे हैं। सबसे बड़ा तमाशा तो यही है कि हर आदमी जाकर कुछ न कुछ नारा लगा रहा है। अभी तक हमने क्या देखा था कि संसद में लोग जाते थे, शपथ लेते थे, जय हिंद कहते थे, जय संविधान कहते थे। ज्यादातर तो सिर्फ जय हिंद कहते थे। जो प्रोटेम स्पीकर साहब बैठे होते थे उनको नमस्कार करते थे, पूरे सदन के सामने हाथ जोड़कर नमस्कार करते थे और लौट आते थे। यही हमने आज तक देखा है। ऐसे ही शपथ ग्रहण होता रहा है। नारेबाजी और बाकी सारा कुछ तब होता था जब संसद चलने लगती थी और तब अच्छा भी लगता था। लेकिन अभी तो हालत यह है कि सारी परंपराओं की ऐसी तैसी हुई पड़ी है। सोचिए, प्रोटेम स्पीकर सबसे सीनियर सांसद को बनाया जाता था, लेकिन इस बार मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी के सांसद को बनाया है। जो के सुरेश कांग्रेस के थे वो सबसे सीनियर थे, दलित थे, लेकिन उनकी जगह पर अपना प्रोटेम स्पीकर उन्होंने बनाया। और इतना ही नहीं है, परंपरा ये रही है कि पक्ष जो होता था, सत्ताधारी दल जो होता था, उसका स्पीकर होता था, डिप्टी स्पीकर जो होता था वो विपक्ष का होता था। और इतने वर्षों में कभी चुनाव नहीं हुआ, लेकिन इस बार वो भी हो गया। कहा गया कि राजनाथ सिंह ने फोन किया मल्लिकार्जुन खड़गे जी को कि अध्यक्ष के लिए हमारा समर्थन कीजिए, ओम बिरला को समर्थन दीजिए। उन्होंने कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भाई ठीक है, अध्यक्ष आपका होगा, उपाध्यक्ष हमारा होगा, डिप्टी स्पीकर हमारा होगा और कोई चुनाव नहीं होगा। लेकिन आधे घंटे बचे थे नॉमिनेशन के, तब तक कोई फोन नहीं आया। फिर फटाफट के सुरेश जी का नामांकन करवाया गया और संसद के इतिहास में पहली बार चुनाव होगा, स्पीकर का चुनाव होगा। और जब स्पीकर का चुनाव होगा तो मान के चलिए कि डिप्टी स्पीकर का भी चुनाव हो सकता है। यानी संसद में परंपराओं का सत्यानाश तो सरकार की तरफ से पहले ही शुरू कर दिया गया है। जो बचा कुचा था वो नारेबाजी से शुरू कर दिया गया है। कल बहुत सारी नारेबाजियां हुई, लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी की नारेबाजी पर चर्चा हुई तो वो हुई हैदराबाद के सांसद ओवैसी साहब के नारेबाजी पर। ओवैसी साहब मीम के अध्यक्ष हैं, अपने तरह के नेता हैं। हैदराबाद में उनके खिलाफ इस बार भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ताकत लगाया था। वो जो महिला उतरी थी उनके ढेर सारे वीडियो आपने देखे हैं। कभी पतंग काटती हुई दिख रही थी, क्योंकि ओवैसी का जो चुनाव चिन्ह था वो पतंग था, तो कभी आपको वो दिखाई दे रही थी मस्जिद के ऊपर तीर चलाते हुए। लेकिन इतने सबके बावजूद ओवैसी साहब चुनाव जीत गए, अच्छे खासे वोटों से चुनाव जीत गए और संसद में आए। संसद में आकर उन्होंने 4 चीजों की जय बोली। जय भीम बोला, भीमराव अंबेडकर के लिए उपयोग किया जाता है। जय मीम बोला, अपने संगठन के लिए। और जय तेलंगाना बोला, तेलंगाना राज्य जहां से वो बिलोंग करते हैं। और सबसे आखिर में बोला जय फलस्तीन। अब देखिए, फलस्तीन बाकियों के लिए एक पहेली होगा। जो इस चैनल को देखते रहे हैं वो जानते हैं कि फलस्तीन पर जितने वीडियोस हमने बनाए हैं, फलस्तीन को जितना हमने सपोर्ट किया है, शायद ही कुछ चैनलों ने इतना सपोर्ट किया हो। लेकिन इन सबके बावजूद संसद के अंदर जय फलस्तीन बोलने का क्या मतलब था वो मेरे भी समझ में नहीं आया। आप संसद के बाहर बोल सकते हैं, आप बहस के दौरान, संसद में जब बहस चल रही है तब आप बोल सकते हैं, इसके लिए मुझे नहीं लगता कि कोई रोकेगा आपको। लेकिन संसद में शपथ ग्रहण करते हुए जय हिंद की जगह जय फलस्तीन बोलने का क्या मतलब था? संभव है कि कायद साहब जो हैं, ओवैसी साहब जो हैं, वो फलस्तीन के लिए अपना समर्थन जताना चाहते हो। दुनिया भर के सांसदों ने अपनी अपनी संसदों में ये काम किया है। एक जगह तो ये हुआ, फ्रांस में ये हुआ कि एक साहब जो हैं वो फलस्तीन का झंडा लेकर आ गए तो उनको बर्खास्त कर दिया गया संसद से। तो विरोध में उनकी पार्टी के सारे सदस्यों ने अगले दिन ड्रेस ऐसा पहना जो फलस्तीन के झंडे जैसा था। वो सब समझ में आता है, वो कोई भी कर सकता है, वो ओवैसी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है।
लेकिन जिस समय आप संविधान की शपथ ले रहे हैं उस समय जय फलस्तीन कहने की क्या जरूरत थी, यह मेरे समझ में नहीं आया। इतना ही समझ में आया कि जो उनके वोटर्स हैं उनको वो शायद संबोधित कर रहे थे। अब ओवैसी साहब ने जय फलस्तीन कहा तो तमाशा होना तो बिल्कुल लाजिम था। वैसे तो भारत सरकार अगर ऑफिशियल देखें तो फलस्तीन को सपोर्ट करती है, फलस्तीन को हमने मान्यता भी दी हुई है। लेकिन यह भी आप जानते हैं कि जो आईटी सेल है, जो पूरा का पूरा ट्रॉल गैंग है, वो सारा का सारा जो है वो इजराइल 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 करता रहता है, ऐसे जैसे भारत के बाद उनकी दूसरी जन्मभूमि इजराइल बन गई हो। तो अमित मालवीय ने भी लिखा, एक वकील साहब ने केस कर दिया है और भी बहुत कुछ हुआ है। अब ओवैसी खुद बहुत बड़े वकील हैं, लंदन से पढ़ के आए हैं, वकालत अच्छी खासी जानते हैं, वो कानून के अच्छे ज्ञाता हैं, तो कोर्ट वोट में तो जो जाएगा वो संभाल लेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक सही नजीर उन्होंने कोई स्थापित की। लेकिन मजेदार बात यह है कि ओवैसी साहब के जय फलस्तीन कहने से जिनको बहुत प्रॉब्लम है, वो वहां कौन सा नारा लगा रहे थे। बरेली के एक सांसद हैं छत्रपाल सिंह गंगवार। छत्रपाल सिंह गंगवार वहां जाकर कहते हैं, हिंदू राष्ट्र की जय, जय हिंदू राष्ट्र, जय भारत। अब मुझे यह बताइए, आप संविधान की शपथ लेते हैं, संविधान एक सेकुलर स्टेट की बात करता है जहां सभी धर्म, सभी जाति, सभी समुदायों के जितने लोग हैं सबको बराबरी का दर्जा दिया जाता है, सबका भारत पर हक है, यह संविधान कहता है। शपथ लेते हैं आप उस संविधान की और उसके बाद वहां भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, जय हिंदू राष्ट्र का नारा लगाते हैं और इस पर कोई बात नहीं करता। मुझे आश्चर्य है कि अभी तक इसके लिए कोई कोर्ट में नहीं गया है। कल्पना करके देख लीजिए कि अगर किसी सिख ने वहां पर जय खालिस्तान कह दिया होता, अगर कोई मुस्लिम जो है किसी मुस्लिम देश का नाम वहां लिया होता, जय फलस्तीन का लिया, अगर हिंदुस्तान को मुस्लिम देश बनाने की बात कर लिया होता, तो आप सोचिए इस देश में कितना बड़ा हंगामा मच रहा होता। हिंदू राष्ट्र क्या है? हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आपको संविधान को खत्म करना पड़ेगा। और यही बात लल्लू सिंह और ऐसे कितने सारे लोग कह रहे थे कि अगर हमें 400 सीटें मिल जाएंगी तो हम संविधान बदल देंगे। विपक्ष ने यही मुद्दा उठाया था और इस मुद्दे को उठाने के बाद लगातार संविधान की बात विपक्ष करता रहा है। और संसद के अंदर भी हमने देखा कि राहुल गांधी जब जाते हैं या बाकी लोग जाते हैं तो विपक्ष के सांसदों के हाथ में संविधान की प्रति थी। राहुल गांधी ने भी जब वहां पर अपना शपथ ग्रहण किया उसके बाद उन्होंने संविधान की प्रति दिखाई, जय हिंद और जय संविधान कहा। और उसी संविधान के पलट बात होती है जब आप कहते हो जय हिंदू राष्ट्र, लेकिन उस पर कोई बात नहीं करता। एक साहब गए तो जय हेडगेवार का नारा लगाए। हेडगेवार साहब की जयंती थी अभी, नरेंद्र मोदी जी ने हेडगेवार साहब को श्रद्धांजलि भी नहीं दी। आरएसएस के संस्थापक हैं हेडगेवार, आप लोग जानते होंगे, तो जय हेडगेवार का नारा लग रहा है। थोड़ा तमाशा तब हुआ जब पप्पू यादव जी गए। पप्पू यादव जी अपने तरह के व्यक्ति हैं, पूर्णिया से चुनाव लड़ा था, आप जानते हैं, कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय कर दिया था और उसके बावजूद तेजस्वी यादव तैयार नहीं हुए पूर्णिया की सीट पप्पू यादव को छोड़ने के लिए। बीमा भारती को लड़ाया था, लेकिन सारे आर्ट्स को एक किनारे करके 6वीं बार सांसद बने पूर्णिया से पप्पू यादव। वो जो गए थे उन्होंने क्या किया था कि जो टी शर्ट पहनी हुई थी उसके ऊपर एक और शर्ट पहन ली थी जिस पर री नीट लिखा हुआ था, यानी नीट की परीक्षा फिर से कराओ। नारा वारा कोई उन्होंने बहुत नहीं लगाया, लेकिन ये उन्होंने टी शर्ट पहनी हुई थी और टी शर्ट पहनकर उन्होंने अंत में कहा, री नीट, बिहार विशेष राज्य का दर्जा, सीमांचल जिंदाबाद, मानवतावाद जिंदाबाद, भीम जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद। ये सारी बातें उन्होंने वहां पर कही। लेकिन मजेदार बात यह है कि री नीट की जो बात कर रहे थे, नीट का आज आंदोलन चल रहा है, पूरे देश में बच्चे परेशान हैं। और मैं आपको बताऊं कि इतनी बड़ी खबर आई है और मीडिया पर नहीं चल रही है कि नीट और इस तरह के एग्जाम्स में पेपर लीक के जो मास्टरमाइंड हैं वो राजभर की पार्टी से, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से विधायक हैं और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। शायद इसीलिए उनके नाम पर कोई शोर नहीं चल रहा है। तो री नीट की उन्होंने बात की, टी शर्ट पे लिखा था लास्ट में। अब ये बात किरण रिजिजू जी को बुरी लग गई, उन्होंने शायद कोई टिप्पणी की, वो टिप्पणी तो सुनाई नहीं दी, लेकिन मंच पर से ही पप्पू यादव ने कहा कि आप मुझे मत सिखाएं कि क्या होता है, मैं 6 बार का सांसद हूं और उसमें से 4 बार निर्दलीय जीत के आया हूं। बाद में यही बात अंग्रेजी में उन्होंने कही और मंच के नीचे उतर आए। लेकिन सबसे सुंदर तरीके से जिन्होंने इसका उपयोग किया, मुझे लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नगीना सीट से जो आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार के रूप में जीते हैं चंद्रशेखर आजाद,
उन्होंने शपथ के बाद कहा, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, जय किसान, जय जवान, भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय लोकतंत्र जिंदाबाद। ये सारा कुछ उन्होंने कहा। और निश्चित रूप से वो जिस समाज से आते हैं, जिस समाज की रहनुमाई करते हैं, जिस समाज को ताकत देने की बात वो करते हैं, जिस समाज के साथ खड़े होकर वो लड़ते हैं, उस समाज का उन्होंने वहां पर जिक्र किया और ये सारी बातें की। कांग्रेस के नेता जब राहुल गांधी की मैंने पहले भी बात की, राहुल गांधी जिस समय शपथ ग्रहण कर रहे थे उस समय नारा लगा भारत जोड़ो भारत जोड़ो। इसका नारा सांसदों ने लगाया, राहुल गांधी ने नहीं। सांसदों ने, जो कांग्रेस के सांसद थे, उन्होंने भारत जोड़ो का नारा लगाया। और बिल्कुल वो उत्साह समझ में आता है कि भारत जोड़ो यात्रा जिस तरह से राहुल गांधी ने निकाला, उसके बाद ही देश में कांग्रेस का थोड़ा माहौल बना और वो अपनी सीटें लगभग डबल करने में सफल रही। अब 100 से ज्यादा सीटें हैं उसके पास। तो ये सारा कुछ माहौल संसद का रहा। मेरा सवाल दूसरा है। मेरा सवाल है कि चाहे वो जय फलस्तीन की बात हो, चाहे हिंदू राष्ट्र की बात हो, चाहे हेडगेवार जिंदाबाद की बात हो, चाहे इन सारे नारों की बात हो, आखिर शपथ ग्रहण के बाद ये सब करने की क्या जरूरत थी? आप शपथ जब लेते हो तो संविधान और देश के कानून की बात करते हो। देश के कानून और संविधान में सारी ये बातें अपने आप शामिल हैं। देश के कानून और संविधान में ये शामिल है कि दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का, अल्पसंख्यकों का, इन सब लोगों का ध्यान रखा जाए, इनको अतिरिक्त मौके दिए जाएं, इनको उभारा जाए। जो वर्षों से दमित हैं, वंचित हैं, पिछड़े हुए हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा अवसर देकर देश की मुख्य धारा में लाया जाए। ये तो हमारा संविधान कहता है। बराबरी की बात, बाकी सब की बात, ये सारी बातें हमारा संविधान पहले से कहता है। और उस संविधान की आपने शपथ ली है, बहुत सारे लोगों के हाथ में संविधान भी था। तो इन सब चीजों की भी ये नारे लगाने की जगह शपथ ग्रहण को बनाने की क्या जरूरत थी? नंबर 1। नंबर 2 कि चलिए फलस्तीन को लेकर आपका समर्थन था, लेकिन जिस समय आप देश के संविधान की शपथ ले रहे हैं और उसी संविधान के तहत जो हमारी सरकारें बनी उन्होंने फलस्तीन को मान्यता दी है, तो फिर अलग से जय फलस्तीन का नारा लगाना और जय हिंद का नारा छोड़ देना, ये कहां तक उचित समझा जाएगा? क्यों नहीं एक सांसद को वहां पर जय हिंद कहना था? बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में या फिर जब संसद शुरू हो जाएगी, वो फलस्तीन के पक्ष में जितना चाहते उतना नारा लगा सकते थे। न कोई रोक सकता है, न कोई रोकेगा। और तीसरी बात कि जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, उनके ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये देश जिस संविधान से चलता है और जिस संविधान की उन्होंने शपथ ली है, प्रधानमंत्री महोदय जिस संविधान के ऊपर अपना सिर झुका रहे थे, वो संविधान किसी भी धार्मिक राष्ट्र को मान्यता नहीं देता है। वो हिंदुस्तान को सभी धर्मों का देश कहता है। और इसीलिए जैसे खालिस्तान की बात करना देशद्रोह है, वैसे ही हिंदू राष्ट्र की बात करना भी देशद्रोह है। देश के संविधान को बदलने की, देश को एक धार्मिक देश बनाने की जो बात है, वो दरअसल संविधान विरोधी है, वो देशद्रोही बात है, देश विरोधी बात है। लेकिन हालत यह है कि जब जय हिंदू राष्ट्र जो नारा लगा रहे थे, उनके ऊपर केस करने वाला कोई नहीं है। किसी ने केस नहीं किया, ना कोई केस करेगा। मैं तो चाहूंगा कि ओवैसी साहब वकील हैं, उनके ऊपर तो केस हो ही गया है, वो भी पलट के एक बार केस कर दे ताकि कोर्ट, कम से कम कोर्ट में ये मामला जाए और बहस से ये बाहर आए कि हिंदू राष्ट्र की जो बात है वो भी संविधान के विरोधी है। लेकिन नहीं, इस पर सब खामोश रहेंगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा। सबको अपने वोट बैंक की चिंता होगी। हालत यह हो गई है कि सरकार के बनने के बाद हिमाचल से लेके, छत्तीसगढ़ से लेके, मध्य प्रदेश से लेके, राजस्थान से लेके तमाम जगहों पर लिंचिंग की घटनाएं हुई हैं, मुसलमानों के खिलाफ इस तरह की बातें हुई हैं, लेकिन सारी पार्टियां इस पर खामोशी बनाए हुई हैं। ऐसा लगता है कि इसको न्यू नॉर्मल मान लिया गया है। सब, अब तो चुनाव भी बीत गया, फिर भी सबको डर है शायद कि बोलेंगे अगर तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे हाथ से हिंदू वोट निकल जाएं। उनके ये समझ में नहीं आ रहा है कि इन चीजों का समर्थन करने वाले आज भी भाजपा को वोट देते हैं, कल भी भाजपा को वोट देंगे। आपका जिसने समर्थन किया है, आपको जिसने वोट दिया है, वो इस बात के लिए वोट दिया है कि इस देश में सेकुलरिज्म मजबूत हो, इस देश में संविधान मजबूत हो, इस देश में अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़े, आदिवासी, महिलाएं, जो भी वंचित वर्ग हैं वो मजबूत रह सकें, वो शान से सर उठा के रह सकें। इसलिए आपको चुना है। आप संविधान लेकर चलते थे, उस संविधान में जैसे सबकी बात है वैसे अल्पसंख्यकों और मुसलमानों की भी बात है, लेकिन उस पर कोई बात नहीं करेगा। जो भी बातें हो रही हैं वो बाकी सारी चीजों पर हो रही हैं।
और आज जब फलस्तीन का मौका मिला है, ओवैसी से फलस्तीन का मौका मिला है, तो सारे लोग शोर मचा रहे हैं, लेकिन हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर सबने अपनी चुप्पी साध ली है। ये बात समझने वाली है। मैं बहुत साफ फिर से कह रहा हूं कि ओवैसी का वहां खड़ा होकर जय फलस्तीन कहना मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगा, बावजूद इसके कि मैं फलस्तीन का जबरदस्त समर्थक हूं, लगातार फलस्तीन के समर्थन में वीडियोस बनाता हूं, लगातार फलस्तीन की बात करता रहता हूं, लेकिन वो जगह जय हिंद कहने की थी, जय फलस्तीन कहने की नहीं थी। लेकिन इसके साथ ये जोड़ना भी होगा कि वो जगह जय हिंद कहने की थी, जय हिंदू राष्ट्र कहने की नहीं थी। वो अपने आप में एक अपराध है और इस पर जो लोग चुप हैं वो भी इस अपराध में शामिल हैं। आज के लिए इतना ही। इस तरह के मुद्दों पर हम लगातार बात करते रहते हैं, बहुत ज़रूरी लगता है, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया बोलने से घबराता है, शर्माता है, जो उसके एजेंडे में नहीं है। आप देखेंगे लगातार जय फलस्तीन पर बहस होगी, टीवी चैनलों पर शो चलेंगे, लेकिन जय हिंदू राष्ट्र पर कोई सवाल भी नहीं उठाएगा। जरूरी यह है कि हर तरह की इस तरह की बकवास पर सवाल उठाया जाए। जरूरी यह है कि हर तरह के लोगों को क्वेश्चन किया जाए। सवाल पूछना डेमोक्रेसी में बेहद जरूरी चीज है। यह सवाल अगर हम नहीं पूछेंगे तो हमारी डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। तो हम ये सवाल पूछते रह सकें, लगातार पूछते रह सकें, पूरे ताकत के साथ पूछते रह सकें, सत्ता और कैमरे दोनों की आंख में आंख डालकर बोल सकें, इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे साथ बने रहें, लगातार हमारे वीडियोस देखते रहें, हमारे वीडियोस दोस्तों तक पहुंचाते रहें, चैनल के साथ जुड़ जाएं, चाहे तो मेंबरशिप ले लें, सुपर थैंक्स का ऑप्शन है। जैसे भी आप हमारी मदद करेंगे तभी हम लगातार ये काम कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया।